वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उड़ान। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन आर्कियोलॉजी के कुछ टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक पर हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति अर्थात उसके ओरिजिन के जो इशू हैं, कब इस बारे में अध्ययन प्रारंभ हुआ और उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है सिंधु सभ्यता की, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों में किस समय अध्ययन प्रारंभ हुआ, अर्थात जो अध्ययन की प्रक्रिया है वो कब शुरुआत हुई। तो इस सभ्यता के बारे में सबसे पहला जो हमें उल्लेख प्राप्त होता है आधुनिक समय में, वो प्राप्त होता है चार्ल्स मेसन का उल्लेख, जिन्होंने 1826 में हड़प्पा के बारे में लिखा था, अर्थात यहाँ के टीलों के बारे में लिखा था। लेकिन तत्कालीन समय में इसके एकेडमिक महत्व को नहीं समझा जा सका। ये नहीं समझा जा सका कि ये सभ्यता भारत की इतनी महत्वपूर्ण, अपितु विश्व की सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में आपको बाद में दिखाई देगी। तो प्रारंभिक तौर पर इस सभ्यता के महत्व को समझा नहीं जा सका। इसके बाद कराची से लाहौर रेलवे लाइन बन रही थी 1856 में। इंजीनियर जॉन विलियम बंटन, इनको आवश्यकता हुई रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए रोड़ों की, और इन्होंने उस क्षेत्र में जो ये माउंट थे जिसमें ये सभ्यता छिपी हुई थी, उन माउंट से क्या किया, पकी हुई ईंटों को निकाला और उसको रोड़े बना के रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया गया। अब आप देखिए कि जानकारी के अभाव में कितना बड़ा नुकसान हुआ कि हम अपनी एक प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह से समझ नहीं सके, क्योंकि काफी कुछ नुकसान हो गया। लोगों ने यहाँ के ईंटें चुरा ली। जब तक हम इस सभ्यता के बारे में जानते, जब तक इसको संरक्षित करते, तब तक काफी वस्तुएं यहाँ से गायब हो चुकी थी। उसका एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेलवे लाइन बनाने के लिए इस सभ्यता के फायर ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत काम किया, वेनसांग के यात्रा वेतान के आधार पर उन्होंने भारत में बहुत से पुरातात्विक नगरों को खोजा, जो नगर वर्तमान में ज्ञात नहीं थे या जो विलुप्त हो चुके थे। तो उनके अवशेष कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, काफी महत्वपूर्ण काम रहा इनका। ये भी विजिट करते हैं हड़प्पा का 1853-1856, परंतु ये इसके महत्व को नहीं समझ सके। कोई तो वजह होगी कि जो सब कुछ देखने के बाद इसके महत्व को नकारा जा रहा है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि इस सभ्यता के महत्व को प्रारंभिक तौर पे नहीं समझा जा सका। सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने इस क्षेत्र का जब दौरा किया और जब इसके महत्व को समझा, तो उनके नेतृत्व में 1921 में पहली बार हड़प्पा के नगर को एक्सप्लोर किया गया। पहली बार जो प्रथम साइट थी इस सभ्यता का, जो प्रथम पुरास्थल है वो है हड़प्पा, जिसका एक्सप्लोरेशन किया गया। और इसका एक्सप्लोरेशन जो है दयाराम साहनी महोदय ने किया। किसके डायरेक्शन में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया, 1921 में किया। इसके जस्ट अगले साल राखलदास बनर्जी के माध्यम से, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में दूसरे महत्वपूर्ण पुरास्थल मोहनजोदारो का एक्सप्लोरेशन किया गया। और इनके एक्सप्लोरेशन से भारत के पुरातत्व के क्षेत्र में आप यूं समझिए कि एक रिवोल्यूशन हो जाती है, एक क्रांति हो जाती है, क्योंकि ये जो सभ्यता प्राप्त होती है अपने मैच्योर फेज में प्राप्त होती है। इसकी जो विशेषताएं थी, ऐसी तत्कालीन विश्व में किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में इतनी महत्वपूर्ण या इस तरह की चीजें नहीं प्राप्त होती। तो ऐसी स्थिति में ये समझना बड़ा मुश्किल था कि इस सभ्यता की ओरिजिन कैसे हुई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पुरातात्विक उत्खनन का जो सामान्य नियम है, वो सामान्य नियम ये है कि हम उत्खनन क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। और जब हम उत्खनन ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं तो संभावना ये होती है कि ऊपर की जो वस्तु है वो क्या होगी, नवीन होगी, न्यू होगी, और जो नीचे की वस्तु है वो होगी ओल्ड। अब जब एक्सप्लोरेशन हुआ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का, तो हमें ऊपर की संस्कृति के बारे में पता लगा। और ये जो संस्कृति के बारे में पता लगा, ये इतनी विकसित संस्कृति थी कि ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया कि ये संस्कृति क्या यहीं पे उत्पन्न हुई थी या इसका कोई दूसरा प्रभाव आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके विकास की जो प्रक्रिया थी, अर्थात ये जो विशेषताएं थी, वो किस प्रक्रिया के माध्यम से
इतनी उन्नत अवस्था तक पहुंचती हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं थी। एक दूसरी वजह थी, क्योंकि जो तत्कालीन समय था भारत में ब्रिटिश शासन का समय था, और ब्रिटिश शासन भारत में अपने औचित्य को साबित करना चाहता था। और कैसे कि हम तकनीकी रूप से, हम राजनीतिक रूप से, हम सांस्कृतिक रूप से आपसे श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता का जो ये भाव था, ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के रूप में आपको दिखाई देता है, श्वेत जाति अधिभार के सिद्धांत में, जिसमें ये माना जाता था कि श्वेत जाति का जो उत्तरदायित्व है वो काले लोगों को सभ्य बनाए, शिक्षित बनाए, सुसंस्कृत बनाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर प्राचीन काल में एक लंबे समय पहले एक उन्नत सभ्यता मिल जाती है, और वो उन्नत सभ्यता उनकी होती है जो शोषित हैं, जो शासित हैं, तो वो शासन करने का दावा झुटला जा सकता है। अर्थात कि हम पहले से इतने उन्नत हैं, हमको अतिरिक्त सभ्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक यहाँ पे वैचारिक प्रभाव भी दिखाई देता है, और इन वैचारिक प्रभावों की वजह से जो पाश्चात्य विचारक थे, बेसिकली जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर और डीएच गार्डन, इन विद्वानों का ये मानना था कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति इंडिजीनियस नहीं है। इंडिजीनियस नहीं का मतलब भारतीय उत्पत्ति नहीं है, या इसकी स्थानिक उत्पत्ति नहीं है, बल्कि ये किसी विदेशी सभ्यता की संपर्क का परिणाम है, या किसी विदेशी सभ्यता का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर ऐसे महत्वपूर्ण और महान आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इससे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रों में काम किया था। तो उनके पास एक रेफरेंस के रूप में वो सभ्यता भी दिखाई दी। और चूंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता का जो सांस्कृतिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के लोगों से भी था, तो इस आधार पे विद्वानों ने ऐसा मत प्रस्तुत किया कि ये जो सभ्यता यहाँ से प्राप्त हो रही है, इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता, इतनी विशिष्ट सभ्यता, वो स्थानिक उत्पत्ति उसकी नहीं है, बल्कि उसकी उत्पत्ति क्या है, बाहरी सुमेरियन सभ्यताओं और मेसोपोटामियन सभ्यताओं के संपर्कों का परिणाम है, या उनके द्वारा बनाए गए उपनिवेशों का परिणाम है। तो ये इनकी उस वैचारिकी को भी सही साबित करती थी कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, भारत श्रेष्ठ नहीं था, जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रहे हैं। और दूसरी वजह, जैसा कि हमने आपको बताया, दूसरी वजह नॉलेज पैराडाइम की समस्या थी। इसका मतलब है कि हमें तत्कालीन संदर्भ में हमारा ज्ञान जो है बहुत सीमित था, क्योंकि जब सभ्यता का उत्खनन हुआ तो हमें ऊपरी स्तर पर एक मैच्योर फेज प्राप्त होता है। तो जब तक हमें उसके ओरिजिन के प्रारंभिक स्तर नहीं प्राप्त हो जाएंगे, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सभ्यता की उत्पत्ति यहीं से होती है। लेकिन विद्वानों का एक दूसरा वर्ग था, ये दूसरा वर्ग था जो इंडिजीनियस थ्योरी को मानता था, अर्थात इस सभ्यता की उत्पत्ति स्थानीय स्तर पर हुई। इन विद्वानों में स्टुअर्ट पिगट, आल्चिन दंपत्ति, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ बेल्स और रफीक मुगल। इस संदर्भ में रफीक मुगल का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रफीक मुगल पाकिस्तान के पुरातत्ववेत्ता हैं, जिन्होंने 1960s के बाद जो अध्ययन किया उससे आपको प्री इंडस कल्चर के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली, और उस प्री इंडस कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उससे ये साबित होता है कि ये जो सभ्यता है, जो हमें अपने परवर्ती चरण में अर्थात सबसे ऊपरी सतह पर एक मेच्योर फेज के रूप में दिखाई देती है, कि एक महत्वपूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में दिखाई देती है, वो सभ्यता इसी क्षेत्र की क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों से उपजती हुई दिखाई देती है। जैसे कि मेहरगढ़ का एक्सप्रेशन, मेहरगढ़ एक ऐसा नौपाषाणिक पुरास्थल है जहां पे आपको सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक सीड्स दिखाई देंगे, अर्थात प्रारंभिक बीज दिखाई देगा। वो महत्वपूर्ण विशेषता है जो आप सिंधु सभ्यता में देखेंगे, वो आपको इन एरिया से दिखाई देगा। तो इसके आधार पे जो इंडिजीनियस थ्योरी को मानने वाले विद्वान थे, उनका मानना था कि इस सभ्यता की उत्पत्ति स्थानिक हुई। स्थानिक कैसे हुई? जो इस क्षेत्र में इस विकसित सभ्यता के पूर्व की स्थानीय संस्कृतियां थी, धीरे धीरे उन स्थानिक संस्कृतियों में आपस में मेल मिलाप होता है, और उस मेल मिलाप का परिणाम आपको सिंधु सभ्यता के रूप में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, इस परिघटना को हम लोग समझ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र, चूंकि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता बहुत विस्तृत क्षेत्र में विस्तारित है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजनल विलेज कल्चर है, और इन संस्कृतियों के मध्य आपस में कोई संपर्क नहीं है। धीरे धीरे इन्हें हम क्या कहते हैं? प्री इंडस कल्चर कहते हैं। तो हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियां, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन संस्कृतियों में आपसी संपर्क होता गया।
तो ये क्या होता गया, ये संस्कृतियां आपस में एक दूसरे की विशेषताओं को सीखती गई, विशेषताओं को ग्रहण करती गई, और एक फेज ऐसा आया जब इन सभी संस्कृतियों का सम्मिलित स्वरूप आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो जो प्रारंभिक उत्खनन हुआ, प्रारंभिक उत्खनन में हमें क्या दिखाई दिया था, मैच्योर फेज दिखाई दिया था, जिसमें इस सभी क्षेत्रीय संस्कृतियों की विशेषता दिखाई पड़ती है। और जब हम और एक्सलेशन करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये प्री इंडस कल्चर दिखाई दे रही हैं अलग अलग रीजन में। और ये प्री इंडस कल्चर जो है अलग अलग रीजन में इनकी अलग अलग आपको विशेषताएं दिखाई देंगी। तो इन्हीं विशेषताओं के सम्मिलित होने का जो आप बाद में जो स्वरूप उभर के आपके सामने आया, उस स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो ओरिजिन की थियरी में आपने देखा कि दो तरह के मत हैं, और दो तरह के मत क्या है, एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, अब इसकी मान्यता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो वैचारिक रूप से ये माना जा सकता है, और न ही नॉलेज पैराडाइम, आपके ज्ञान की सीमाएं बहुत बदल गई हैं, बहुत से एक्सप्रेशन हुए हैं, स्वतंत्रता के पूर्व भी, स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत नगर मिले हैं, और उन नगरों के अध्ययन से ये पता चलता है कि ये सभ्यता जो है वो स्थानिक है, इन्हीं क्षेत्र की रीजनल विलेज कल्चर से उभरती हुई आपको दिखाई देती है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि आपको फेजेस मिलेंगे। प्रारंभिक फेज क्या था, जिसको हम लोग अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं, और इन्हीं अर्ली हड़प्पन फेज से ही हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति क्या हुई, स्थानिक उत्पत्ति हुई है। ये क्या है, ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में आपको रीजनल विलेज कल्चर दिखाई पड़ती है। इसका जो कालक्रम माना जाता है वो 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। देखिए अब क्या है, लगातार शोध हो रहे हैं, नवीनतम जो रिसर्चेज आ रहे हैं उसने इसकी सीमा को एक्सटेंड कर दिया है, इसकी सीमा को और पहले दे दिया है। अब हम फॉर्मेटिव फेज भी देखते हैं, अर्थात प्री इंडस कल्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा था उस फेज को देखते हैं, और वो न्यूलिथिक कल्चर के जस्ट बाद का है। इसका मतलब है जो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व का एक समय है, जिसको आप लोग प्री इंडस कल्चर कह रहे हैं, इस प्री इंडस कल्चर से पहले भी कुछ फिनोमेना वहां पे हो रहा था, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव फेज, ट्रांजिशन फेज के नाम से जानते हैं। और इसकी जो समय सीमा है वो एक्सटेंड हो रही है, वो और पीछे जा रही है, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व। 5000 ईस्वी पूर्व में आपको इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र में आपको रीजनल विलेज कल्चर का फॉर्मेशन दिखाई देने लगेगा। और अंततः ये रीजनल विलेज कल्चर 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास अपने मैच्योर फेज में पहुंचेगी, जिसे हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, सिंधु सभ्यता का नाम देते हैं, या विकसित सिंधु सभ्यता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इन संस्कृतियों की सभी विशिष्टताओं का मानकीकरण दिखाई देगा। अर्थात नगर किस तरह से बनने हैं, तो सारे क्षेत्र में एक जैसे नगर बन रहे हैं, मृदभांड, बाट माप की प्रणाली, सड़कों का निर्माण, व्यापार वाणिज्य, इन सब सारी चीजों में आपको एकरूपता दिखाई देगी। और ये एकरूपता कितने समय तक रहती है, 2600 से लगभग 1900 ईस्वी पूर्व तक। तो इसी फेज को हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, प्री इंडस कल्चर या अर्ली इंडस कल्चर के नाम से जानते हैं, अर्ली इंडस या अर्ली हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं। और ये जो फेज है 2600 से 1900 का फेज, ये क्या है, इंडस सिविलाइजेशन के फेज है, अर्थात सिंधु सभ्यता का फेज है। इसका मतलब है कि ये संस्कृतियां क्या हो रही हैं, अपना एक समुचित आकार, आदान प्रदान के माध्यम से एक समुचित आकार ग्रहण कर रही हैं, और वो आकार क्या है, मानक है, मानकीकृत हो चुका है। नगर नियोजन प्रणाली आपको एक जैसी दिखाई देगी, सड़कें एक जैसी दिखाई देंगी, आपको आर्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे ऑलमोस्ट, आपको मृदभांड एक जैसे दिखाई देंगे, व्यापार वाणिज्य की प्रवृत्तियां आपको विकसित दिखाई देंगी। और एक ऐसा समय आता है जिसको हम लोग लेटर हड़प्पन फेज कहते हैं, 1900 के बाद लगभग 1300 ईस्वी तक। ये एक ऐसा समय है जब सिंधु सभ्यता कुछ दबावों की वजह से, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थे, उन दबावों की वजह से अपने स्वरूप को बदल देती है, जिसको आप लोग सिंधु सभ्यता के पतन के नाम से जानते हैं। तो वो बाहरी और आंतरिक स्वरूप या दबाव क्या थे, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पतन का टॉपिक होगा, जो चेंजिंग का कॉन्सेप्ट होगा कि सिंधु सभ्यता अपना स्वरूप किस तरह से बदल रही है, उसमें देखेंगे कि वो कौन से ऐसे दबाव थे जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन होता है, या ये सभ्यता इस अवस्था से पुनः जो है विलेज कल्चर की अवस्था में पहुंच जाती है। तो वो किन दबावों की वजह से पहुंचती है, इस बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। अब इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। ये सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली थी। बेसिकली वर्तमान में जो सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है
वो 10 से 12 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब है कि वर्तमान भारत के लगभग 1/3 क्षेत्रों में ये सभ्यता आपको फैली हुई दिखाई देती है। अगर हम देखें तो भारत के क्षेत्र में और पाकिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान के एरिया में भी और ईरान से सटे हुए एरिया में भी ये सभ्यता आपको विकसित दिखाई देती है। भारत के पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तानी पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, बलूचिस्तान क्षेत्र, भारत में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में भी आपको इस सभ्यता के पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या है, काफी विस्तारित है, ये सभ्यता आपको विस्तारित होती हुई दिखाई देती है। अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर भी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस आपको दिखाई देते हैं। और मेहरगढ़ एक, जैसा कि हमने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, न्यूलिथिक फेज की है, नवपाषाणिक स्तर की है, परंतु वो सिंध सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है, जिसको हम लोग मेहरगढ़ फेज या बाद में एक दूसरा प्लेस है नौसारो फेज के रूप में जानते हैं, जो प्री इंडस कल्चर को समझने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार इस सभ्यता का किस क्षेत्र में है। तो अब देखिए, अगर हम पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण की सीमा को लें और इस सभ्यता के विस्तार को देखें तो सबसे पूर्वी क्षेत्र आपको दिखाई देता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सबसे जो पश्चिमी सीमा आपको दिखाई देती है, यहाँ पे आप देखिए सुतका गेंडोर दिखाई दे रहा है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सीमा है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी सीमा, सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी सीमा। अगर आप उत्तरी सीमा की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य में आपको मांडा नामक पुरास्थल दिखाई दे रहा है और इसकी दक्षिणी सीमा आपको महाराष्ट्र में दैमाबाद के रूप में दिखाई देती है। तो ये जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार है और ये इसके मैच्योर फेज के विस्तार को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्रों में विस्तारित थी, या ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी ये जो है ये सिंध नदी है, सिंध और इसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब सिंध और सिंध की सहायक नदियां, और दूसरी नदी ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये नदी जो है अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं और रिमोट सेंसिंग जो इमेजरीज हैं, उनसे आपको जानकारी मिलती है कि लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व राजस्थान के, भारतीय राजस्थान के क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में एक नदी बहती थी जिसका नाम घग्गर था, जो नॉर्मली सरस्वती के नाम से जानी जाती है। तो वो नदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी थी और सिंधु सभ्यता के पुरास्थल उस नदी के ट्रिब्यूटरीज में, उस नदी के एरिया में आपको दिखाई देते हैं। और ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये दो महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जो ज्यादातर नगर, जो मेच्योर नगर हैं, सबसे ज्यादा नगर आपको इन्हीं दो सिविलाइजेशन या इन्हीं दो नदियों के आसपास आपको दिखाई देंगे। यहीं से सिंधु सभ्यता के एक समस्या उत्पन्न होती है, सिंधु सभ्यता के नामकरण की समस्या। अभी हम लोग बार बार इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि जो पहला पुरास्थल था जिसका एक्सकवेशन हुआ था वो कौन सा था? हड़प्पा था। लेकिन कुछ समय बाद 1922 में दूसरे पुरास्थल का एक्सकवेशन हुआ, मोहनजोदड़ो। अब आप देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। आर्कियोलॉजी में नॉमेनकल्चर के रूल के अनुसार, नामकरण के सिद्धांत के अनुसार, जिस पुरास्थल की खोज पहले होती है उस पुरास्थल के आधार पर उस संस्कृति का नामकरण किया जाता है। तो प्रारंभिक तौर पे ये नामकरण सही था, बिल्कुल सही था, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो दो स्थलों के बीच में आपको पर्याप्त दूरी दिखाई देती है। और केवल मोहनजोदड़ो ही नहीं, बाद में ये जितने भी पुरास्थल आपको दिखाई दे रहे हैं काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं तो शायद हम पूरे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को न समझ सके। तो इसलिए क्या कहा गया, इसका नाम दिया गया इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी जो है, ये जो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये महत्वपूर्ण नगर हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सिंध की सारी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब सारी सिंध की सहायक नदियां हैं। और इन्हीं सहायक नदियों के आसपास आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पुरास्थल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता कहना ज्यादा उचित प्रतीत हुआ। क्यों? सिंधु सभ्यता कहने से ये भान होता था कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये सभ्यता विकसित होती हुई प्रतीत होती है। बाद में जब भारत का विभाजन हुआ
भारतीय क्षेत्र में भी बहुत से पुरा स्थल आ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं गुजरात में भी पुरा स्थल है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में बहुत से पुरा स्थल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो अब सिंधु नदी भारत के क्षेत्रों में तो बहती नहीं, सिंधु नदी केवल लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इसको सिंधु सभ्यता का नाम लेते हैं तो शायद भौगोलिक रूप से भारत के क्षेत्र इसमें शामिल होते न दिखाई पड़े, परंतु जब प्रारंभिक अध्ययन सभ्यता के प्रारंभ हुए तो प्रारंभिक तौर पे सिंधु सभ्यता नाम था, इसलिए जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, सब इंडस सिविलाइजेशन के रूप में हो रही हैं। तो भारतीय पुरातत्वविदों ने एक मत प्रस्तुत किया कि अगर हम इस सभ्यता को सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जाने तो शायद हम इस सभ्यता के क्षेत्रीय और भौगोलिक विस्तार को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो इसका एक नया नाम भी प्रचलन में है, जिसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली अगर कहीं पे आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का उल्लेख मिलता है तो वो सारी की सारी बातें इसी एक क्षेत्र की विशिष्ट सभ्यता के बारे में आपको बताई जा रही है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं और उनकी खोज कब हुई थी, उसकी प्रमुख वस्तुएं क्या हैं जो प्राप्त हुई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, कब की थी? 1921 में की थी। दयाराम साहनी महोदय ने 1921 में इसका एक्सप्रेशन हुआ था। ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है वहां पे है। यहाँ पे आपको ग्रेनरीज मिली हैं, मतलब अन्नगार के साथ मिले हैं, सैंडस्टोन की स्टेचूज मिली हैं, पत्थर की मूर्तियां आपको ढेर सारी प्राप्त हुई हैं, बैलगाड़ी के साथ मिले हैं आपको। हड़प्पा नगर काफी विस्तृत एक बड़ा नगर था। हम लोग जब टाउन प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। राखलदास बनर्जी ने इसका एक्सप्रेशन 1921 में किया था। ये क्या है? ये सिंधु नदी के किनारे है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, जो सिंध पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पे। यहाँ से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिले हैं, ग्रेट बाथ जिसको बृहद स्नानागार कहते हैं, अन्नागार यहाँ से भी मिला है। फेमस कांसे की नृत्यरत एक प्रतिमा मिली है, पशुपति की सील मिली है, पशुपति की मुहर मिली है आपको, और एक पुजारी या योगी की आकृति आपको यहाँ से प्राप्त होती है। और कॉटन, कपास के साक्ष्य जो है आपको इस पुरास्थल से प्राप्त होते हैं। तो ये दो पुरास्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रारंभिक जो उत्खनन हुए सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल आपको दिखाई देते हैं। ये पुरास्थल सुतका गेंडोर, ये आर्यनस्टाइन ने इसकी खोज 1921 में इसका एक्सप्रेशन किया था। ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है, पाकिस्तान के दास्त डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से आपको हड़प्पा और बेबीलोन, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता के ट्रेड के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। चानुदोरो एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है, एनजी मजूमदार ने इसका एक्सप्रेशन किया था। ये भी सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने आपको मिले हैं। और एक आपको प्रिंट मिला है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक कुत्ता जो है किसी बिल्ली को चेज कर रहा है, तो उसके फुटप्रिंट आपको वहां पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो वो भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। आमरी एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, एनजी मजूमदार ने खोजा था इसको, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और आपको यहाँ पे बारासिंगा के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा एक बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है। कालीबंगा से आपको प्री इंडस कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। अमलानंद घोष ने इसकी 1953 में इसकी खोज की थी। ये घग्गर रिवर में है, राजस्थान के इलाके में है। घग्गर रिवर का मतलब जो सरस्वती रिवर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां पे आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपको अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे गड्ढे मिले हैं जिसमें अग्नि जलाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और वो सीरीज में मिले हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो अग्नि पूजा से संबंधित है। यहाँ से आपको जो है कैमल, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। ये सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको प्री इंडस लेवल पे, अर्थात पूर्व हड़प्पन संस्कृति के स्तर पे आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये लोग कृषि करते थे, इसके बारे में एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। और ये बहुफसली कृषि करते थे, क्योंकि जो ये जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला उसमें 2 फसल लेने की सूचना आपको प्राप्त होती है। लोथल एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है, इसको बंदरगाह नगर कहते हैं। ये गुजरात की भभुआ नदी के तट पे है। और ये क्या है? ये एक पोर्ट एरिया है, पोर्ट सिटी है। यहाँ पे आपको एक डॉकयार्ड मिला है, इसका मतलब है कि यहाँ से विदेशी व्यापारी लोग संपादित करते थे। यहाँ पे भी आपको फायर अल्टर मिले हैं। यहाँ पे चेस, शतरंज खेलने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर 2 पुरास्थल हैं। लोथल और रंगपुर से आपको चावल की खेती के साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं।
और मेहरगढ़ से आपको जो है वीट के जो एग्रीकल्चर के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। सुरकोटडा पुरास्थल है, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी 64 में, ये गुजरात में है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला जो अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे आपको घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। कहाँ से? सुरकोटडा से मिले हैं, और बीट्स मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीट्स बहुत मात्रा में मिली हैं जो आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। बनावली एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी, 1974 में एक्सप्रेशन हुआ। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, यहाँ से आपको बीट के साक्ष्य मिले हैं और प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। बनावली भी प्री इंडस कल्चर को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक पुरास्थल है। धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरास्थल है जो कच्छ के रण में है, गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ से आपको वाटर हार्वेस्टिंग की सूचना मिलती है, वाटर रिजर्वायर की सूचना मिलती है। अब यहाँ से जो वाटर हार्वेस्टिंग और रिजर्वायर की सूचना मिली है, जो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में उसके फिगर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी उन्नत सभ्यता थी। यहाँ से आपको एक स्टेडियम भी मिला है, यहाँ का जो किला था वो डिफरेंट तरीके से बना था। हम लोग इसके बारे में आगे नेक्स्ट के जो आपके क्लासेस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी फेज में आज हम लोगों ने क्या देखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में बात की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभिक जो खोज हुए वो कैसे हुए। सबसे पहले चार्ल्स मिशन ने जानकारी दी इसके बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं परंतु महत्व नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक्सप्रेशन करते हैं, और उसके बाद आपको पता चलता है। और ये सभ्यता ऐसी थी कि तत्कालीन विश्व में जो भारत का नाम था उसको यूं समझिए कि एक इतनी महत्वपूर्ण खोज थी कि भारत के स्वर्णिम अतीत के बारे में पुनः पूरे विश्व में चर्चा होने लगी कि भारत प्राचीन काल से ही कितना एक विकसित सभ्यता वाला देश था। तो यहाँ से आपको ये चीजें शुरू हो गई, और राष्ट्रवाद जो भारतीय तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही थी और जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था उसमें उसको बढ़ाने में सभ्यता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जो विचारक थे, जो चिंतक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया कि भारत के लोग असभ्य थे, भारत के लोग अशिक्षित थे, भारत के लोगों को प्रशासन नहीं मालूम था, इसलिए ब्रिटिश लोगों को उन पर शासन करने का अधिकार है। तो अर्थशास्त्र की खोज, इस सभ्यता की खोज, इसने जो है इस सिनेरियो में पूरी तरह से बदलाव कर दिया और राष्ट्र की विकसित हुई चेतना को बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रयास दिया, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सकारात्मक रूप से आगे की तरफ बढ़ाया। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत हैं। एक विदेशी उत्पत्ति का मत, जिसको अब आपने देखा है कि वो मत पूरी तरह से अमान्य साबित हो चुका है। दूसरा इंडिजीनियस अर्थात स्थानीय उत्पत्ति का मत। निश्चित तौर पे जो आज़ादी के बाद जो खोजें हुई और पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता रफीक मुगल ने जो खोजें की, उसके बाद से ये जो है स्थापित हो गया कि सिंधु सभ्यता जो है स्थानिक उत्पत्ति है। इसके जो नगर हैं वो स्थानिक संस्कृतियों के विकसित होने के बाद जो है आपको दिखाई देते हैं, उस संस्कृतियों का विकसित स्वरूप आपको दिखाई देता है। तो हम लोग इसके 3 फेज मानते हैं। एक प्री इंडस फेज जो आपने देखा कि 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व तक, परंतु ये और भी पीछे जा रहा है। जब हम फॉर्मेटिव फेज की बात करते हैं तो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास जा रहा है। फिर मेच्योर फेज, जिसको हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय। और लेटर फेज, जब सिंधु सभ्यता अपना स्वरूप बदलती हुई दिखाई देती है, जिसको सामान्य तौर पे आप सिंधु सभ्यता के पतन के रूप में देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी उसमें हम लोग सिंधु सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।